नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के संपूर्ण समाधान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये जो हमारा सीरीज है डेली करंट अफेयर्स का यह सीरीज है जो डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग कवर करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यह डेली सीरीज है। अपार्ट ऑफ 30 सेशन हमारे वीकली सीरीज भी होंगे। वीकली बेसिस जो करंट अफेयर्स पूरे वीक का जो होगा वह हमारा एक साथ समराइज होकर के सैटरडे के क्लास में जाएगा और फिर एक मंथली सीरीज भी होगा। तो आइए देखते हैं आज के इस डेली सीरीज में हमारे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। तो आप देखेंगे पहला न्यूज ही है, एक साइक्लोन आया है हादिया नामक एक भीषण चक्रवात। यह चक्रवात का मामला कुछ ऐसा है, जनरली हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग जानते होंगे विषुवत रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है। उस विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर कोरियलिस बल का मान नेग्लिजिबल होता है, शून्य होता है लगभग, और विषुवत रेखा के आसपास चूंकि कोरियलिस फोर्स जो है उसका प्रभाव कम होता है, जिस कारण से वायु जो है साइक्लिक ऑर्डर में चक्रीय प्रवाह के रूप में नहीं आ पाता है। इसलिए विषुवत रेखा के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है, उसका प्रभाव नहीं होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन अभी आ गया है। हादिया साइक्लोन की उत्पत्ति हुई है हिंद महासागर में, लेकिन यह केनिया पर यह प्रभाव डालने वाला है। केनिया ने पे प्रभाव डाला है, केनिया ने इसकी तैयारी कर रखी है। और केनिया का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो 4 डिग्री उत्तर से 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंतर्गत आता है, जबकि जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है 5 डिग्री अक्षांश के ऊपर आता है, 4 डिग्री अक्षांश तक यह नहीं एक्सेस करता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है केनिया जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से क्या होगा, इफेक्टेड होगा। और चूंकि यह एक्सेप्शनल केस है इसलिए हमें ऐसे चक्रवात को याद रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। और इसका नाम क्या है? हादिया। हादिया नामक एक भीषण चक्रवाती तूफान हिंद महासागर से प्रारंभ होकर के तंजानिया के दार एस सलाम के समुद्री तट से टकराया है और इसका प्रभाव केनिया पे भी पड़ेगा। और केनिया का संदर्भ किससे है? विषुवत रेखा से है। और विषुवत रेखा का मामला है यह 4 डिग्री से 4 डिग्री साउथ, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री। तो यह एक्सेप्शनल केस है जब केनिया उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होगा। अब देखिए इस हादिया चक्रवात का नाम जो है, इसका नामांकन यह फ्रेंच गुयाना के लोगों के द्वारा किया गया है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। हिंद महासागर का साइक्लोन है और इसका नाम किसके द्वारा किया गया है? फ्रेंच गुयाना के लोगों के द्वारा किया गया है। दूसरा न्यूज हमारा क्या कहता है? दूसरा न्यूज हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ मेंस में भी आपके कंटेंट को तैयार करेगा। मेंस में जब आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो इन्वेस्ट इंडिया और टूरिज्म सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम और उससे संबंधित जब फैक्ट्स लिख रहे होंगे वहां पे यह हेल्प करेगा। तो क्या है यह न्यूज? इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार पर्यटन क्षेत्र 2028 तक भारत के जीडीपी का 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकता है। टूरिज्म टूरिस्ट जानते हैं पूरा का पूरा फॉरेन करेंसी होता है, विदेशी मुद्रा होता है। इसलिए सभी सरकार विश्व के सभी देशों के द्वारा टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक अलग से ही व्यवस्था बनाया जाता है। भारत सरकार ने भी इसके लिए एक व्यापक प्रोविजन कर रखा है, व्यापक व्यवस्था कर रखा है। और अतिथि देवो भव हमारे यहाँ का तो स्लोगन ही है और इसको टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जोड़ा गया है। इसलिए पर्यटन उद्योग में तेजी से हमारे यहां विकास हो रहा है। इसी से संबंधित इन्वेस्ट इंडिया का यह रिपोर्ट है। इसमें और क्या कहा गया है? भारत में पर्यटन उद्योग तीव्र गति से विकसित हो रहा है। पर्यटन संबंधी निर्माण परियोजना में स्वचालित मार्ग से, इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक, स्वचालित मार्ग को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट और जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उसमें अगर इन्वेस्ट करना तो 100% एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ऑटोमेटिक रूट से, बिना किसी परमिशन के लिए। समझिएगा एफडीआई के 2 रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा होता है परमिशन लेकर के। जो परमिशन होता है, जो दिल्ली रूट भी उसको कहते हैं, वहां पे फिनांस मिनिस्ट्री की भूमिका होती है और वहां से उस एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। ऑटोमेटिक रूट को मुंबई रूट भी कहते हैं क्योंकि इस रूट से अगर निवेश क्या आता है, एफडीआई क्या आता है, किसी से परमिशन की जरूरत नहीं होती है। केवल आफ्टर इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट किया गया है उसका एक रिपोर्ट आरबीआई के पास सबमिट करना होता है। तो एसईजेड के क्षेत्र में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई अलाउड है। उसी तरह से टूरिज्म सेक्टर में भी 100% एफडीआई अलाउड है। यह फैक्ट्स भी अपने आप में एक आपका क्वेश्चन है। तो ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। भारत 2022 में जीडीपी में यात्रा पर्यटन के योगदान के मामले में 6th पोजीशन पे रहा। 2022 का ही डेटा अभी हमारे पास है, 23 का डेटा अभी आया नहीं है। तो 6ठे स्थान पे रहा था पूरे विश्व में।
यह भी इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 का रिपोर्ट है यह, में भारत 117 देशों में से 54वें स्थान पर था, यह याद रखिएगा। पर्यटन क्षेत्र में 2029 तक 53 मिलियन नौकरियों के पैदा होने का अनुमान है, मतलब जॉब क्रिएट होगा कितना, 53 मिलियन। कब तक, 2029 तक। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज नंबर 3 क्या कहता है, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, और दूसरा है सेंट्रल मैरिटाइम फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, CMFRI। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, और दूसरा है केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, CMFRI। सेंटर मैरिटाइम फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अनुसार अक्टूबर 2023 से लक्षद्वीप में समुद्री हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। हीट वेव से देखेंगे, लास्ट ईयर बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है, पर्वतीय क्षेत्र के हीट वेव और मैदानी भाग के हीट वेव, माउंटेनी एरिया के हीट वेव का क्या कंडीशन होता है और प्लेन एरिया के हीट वेव का क्या कंडीशन है। अभी हमारा ओशियनिक एरिया के हीट वेव का से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने बचे हुए हैं, और ओशियनिक एरिया में हीट वेव कंडीशन क्रिएट हुआ है, और यह कब हुआ है, अक्टूबर 2030 से लक्षद्वीप के एरिया में हीट वेव क्रिएट हुआ है। किसने कहा है, ICAR ने और सेंट्रल मैरिटाइम फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और इस हीट वेव के कारण क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में कोरल ब्लीचिंग की परिघटना दर्ज की गई है। कोरल, और हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है, आइलैंड है, वह किस तरह का आइलैंड है, वह कोरल आइलैंड है। कोरल में भी एटॉल कोरल का से इसका निर्माण हुआ है, और इससे क्या हो रहा है, यहां पे हीट वेव से ब्लीचिंग की घटना हो रही है। समुद्री हीट वेव का प्राथमिक, अब आपके मन में यह प्रश्न हो रहा है इस हीट वेव का कारण क्या है, तो इस हीट वेव का कारण है समुद्री जलधारा, ओशियनिक करंट में परिवर्तन और वायुमंडल का अत्यधिक गर्म होना। यह दो फैक्टर है, ओशियनिक करंट्स में आप देखेंगे एल नीनो इफेक्ट भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा वायुमंडल का अत्यधिक गर्म होना। लेकिन यहां पर इस हीट वेव के लिए अभी एल नीनो के इफेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। समुद्री हीट वेव एक जो है चरम मौसमी घटना है, चरम नहीं होगा सॉरी, चरम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है। यह तब घटित होता है जब समुद्र में किसी विशेष क्षेत्र के कम से कम 5 दिनों के लिए और तापमान में 3 से 4 डिग्री अधिक हो जाता है। औसत तापमान में 5 दिनों के लिए औसत तापमान में जो एवरेज टेम्परेचर वहां रिकॉर्ड होता है, उस एवरेज टेम्परेचर में 3 डिग्री से 4 डिग्री तक अधिक रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उस जो चरम मौसमी घटनाएं होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, सरफेस टेम्परेचर में परिवर्तन को इस 3 से 4 डिग्री का जो चेंजेस होता है, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है फॉर ओशियनिक हीट वेव, 90 डिग्री परसेंटाइल के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। अगर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होता है तो उसको हीट वेव की श्रेणी में रखा जाता है, और इसका जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है ओशियनिक हीट वेव के लिए 90 परसेंटाइल। किसी क्षेत्र में समुद्री हीट वेव की स्थिति हफ्तों, महीनों या वर्षों तक बनी रह सकती है। अब आप ये सारा हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है जो लक्षद्वीप के एरिया में घटित हुआ है, समसामयिक घटना है। अब चूंकि यह किसने रिकॉर्ड किया है, यह ICAR ने और CMFRI ने किया है। CMFIR मींस क्या, सेंट्रल मैरिटाइम फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है। अब आपसे हो सकता है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएं, इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, एंड अदर थिंग्स। तो इसमें देखेंगे आप CMFRI की स्थापना 1947 में कृषि मंत्रालय के तहत की गई थी। 1967 में इसे ICAR का पार्ट बना दिया गया, समझे। CMFRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल मैरिटाइम फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन की स्थापना 1947 में की गई थी, और 1967 में इसे ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का क्या किया गया है, पार्ट बनाया दिया गया है। और इसका मुख्यालय कहां है, कोच्चि केरल में है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोच्चि केरल में है, और न्यूज के साथ साथ यह स्टैटिकल इंफॉर्मेशन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं हम लोग। कोटाम्बू लाइटनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। एक ऐसा एरिया है वेनेजुएला में, माराकाइबो लेक के पास, ड्यू टू एंडीज माउंटेन के कारण जो है ह्यूमिड एयर तेजी से ऊपर उठती है, और उससे थंडरिंग और लाइटनिंग की घटनाएं अधिक होती है, और विश्व में सबसे अधिक लाइटनिंग इसी क्षेत्र में होती है। तो इसी को लेकर के एक रिपोर्ट आया है जो कितने टोटल नंबर ऑफ नाइट्स में इस लाइटनिंग की घटनाएं होती है। टोटल 160 डेज, वर्ष में 160 दिन तक इस तरह के लाइटनिंग की घटना होती है। क्षेत्र कहां सा है, कोटाम्बू लाइटनिंग, कोटाम्बू नदी के मुहाने पर घटित होने वाली एक प्राकृतिक परिघटना, नेचुरल इंसिडेंट्स है।
जो माराकाइबो झील के समीप है। माराकाइबो झील कहां है? वह वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। और माराकाइबो झील को देखेंगे तो माराकाइबो झील के आसपास ही वेनेजुएला का मैक्सिमम क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्वायर है। इस स्थान पर एक वर्ष में लगभग 160 रातों तक बिजली गिरती है, इसलिए इस क्षेत्र को दुनिया का आकाशीय बिजली की राजधानी भी कही जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और चूंकि यह एक एक्सेप्शनल इंसिडेंट है जहां पे 160 दिन 360 डेज में से जो है मैक्सिमम डेज यहां पे 90 डेज, बहुत इंपॉर्टेंट, 90 दिन तक जो है यहां 160 दिनों तक, 90 नहीं 160 दिनों तक जो है वह क्या होता है, लाइटनिंग की घटना नाइट में देखने को मिलती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, आकाशीय बिजली जो लाइटनिंग होता है उसकी राजधानी भी कही गई, उसके कैपिटल के रूप में इसको यूज किया गया। दिस एरिया इज कॉल्ड द लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो आज के लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चूंकि आज के डेली न्यूज में चीजें कम होती हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारे पास इतना ही न्यूज था, अलग अलग सोर्स से लिया है हमने। हमारे सोर्स होते हैं पीआईबी होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं और कुछ वेबसाइट्स होते हैं। तो उसमें हमें दिखा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही न्यूज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही इस सीरीज, आज के सीरीज को हम लोग खत्म करते हैं और कल फिर मिलते हैं सेम टाइम नए न्यूज के साथ। और चूंकि यह न्यूज डेली आ रहा है तो नंबर्स कम है और सभी न्यूज का एक कॉम्पाइलेशन आपको वीकली एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। तो चलिए इसको यही खत्म करते हैं हम लोग और फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।